Hello my dear students, welcome all of you. Welcome to the Maths Mentor classes. मैं हूँ रवि रेड्डी, the lecturer of mathematics. Dear students, आज हम लोग ज्योमेट्री के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर आए हैं। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये जानकारी मिलती है कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत होती है। कई लोगों को लाइंस, एंगल्स, रे, ठीक है, और कई तरह के जो एंगल्स हैं जिसको आज हम लोग कंप्लीट कवरेज देने वाला हूं मैं इस छोटे से वीडियो लेक्चर में। करीब 15 से 20 मिनट की ये वीडियो लेक्चर होगी। आप इसे अंत तक देख लेना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के सारी चीज़ों को आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेस के सारे टॉपिक को, सारे कॉन्सेप्ट्स को आगे पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। जैसा कि मैंने नाम लिख रखा है, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है बेटे, रेखा और कोण का ये बिल्कुल शून्य स्तर, जीरो लेवल का ये वीडियो है जिसमें मैं आपको सारी बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, और ब्रीफली बताऊंगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें बेटे, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट इज दैट विच हैज टू एंड पॉइंट्स। बेटे जिसके दो एंड पॉइंट हों उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड। पहले आपको मैंने रेखाखंड बताया, एक ऐसा लाइन का हिस्सा जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट हों उसको रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए बी को इस तरह से हम डिनोट करते हैं, ये रेखाखंड हो गया बेटे, ठीक है। रेखा किसे कहते हैं, यानी लाइन किसे कहते हैं? विच हैज नो फाइनाइट लेंथ, जिसका कोई और छोर नहीं होता, जिसकी इन्फिनिटिव लेंथ होती है, जो दोनों तरफ से एंडलेस होता है बेटे, उसको हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग लाइन। लाइन को कैसे हम डिनोट करेंगे बेटे? लाइन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, देखिए एरो मेंशन किया मैंने, ठीक है, इस पर कोई एरो नहीं है, ये रेखाखंड है और ये लाइन है बेटे, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। वेल, किरण किसे कहेंगे? रे किसे कहते हैं? जिस विच हैज वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है उसे हम लोग विच हैज वन एंड पॉइंट। रेखा किसे कहते हैं? विच हैज वन एंड पॉइंट। ये एक शीर्ष होता है बेटा, एक फाइनल पॉइंट होती है इसकी, ओ लिखो, इसे ए लिखते हैं, तो ये ओ ए ऐसे लिखा जाता है। देखिए तीनों के प्रेजेंटेशन में फर्क है, आप इस प्रेजेंटेशन को देख के आप समझ जाएंगे। हालांकि बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन आज की जो वीडियो लेक्चर है इन्हीं बेसिक बातों के लिए है। मैं एक बार ब्रीफली बता दूं, रेखाखंड का मतलब होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हों, एक लाइन के हिस्से को हम लोग रेखाखंड कहते हैं, सरल रेखा का एक पार्ट को, जिसकी दोनों तरफ से क्लोजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एंडिंग होती है। जबकि सरल रेखा का मतलब हो गया, लाइन का मतलब विच इज एंडलेस, दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। ऑफ कोर्स हम लोग पेपर और कॉपी में हम लोग इसको एक फाइनाइट लेंथ का दिखाते हैं। और रे का मतलब हो गया किरण, यानी जिसका एक तरफ से एंड पॉइंट हो, दूसरी तरफ से एक रे होती है, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होगी। आप उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इन तीनों बातों को। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अलग अलग तरह के एंगल्स के बारे में। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बेटे, एक एक करके इनको डिस्क्राइब कर देता हूं। एंगल्स इतने तरह के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती और संपूर्ण कोण होते हैं बेटे, ठीक है। एक्यूट एंगल, आइए सबसे पहले एक्यूट एंगल्स के बारे में डिस्कस करता हूं। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होती है उसको एक्यूट एंगल कहेंगे बेटे, एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल्स के बारे में एक चीज बता दूं मैं आपको, एंगल्स में दो आर्म्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों को आर्म्स कहा जाता है। ये वर्टेक्स है बेटे, इसको शीर्ष कहते हैं, इसे वर्टेक्स, ठीक है, और ये दोनों भुजा कहलाते हैं, ठीक है, ये दोनों भुजा कहलाएंगे, और इनके बीच में जो मेजरमेंट होता है उसको एंगल कहते हैं। तो जो 90 डिग्री से कम होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, देखिए इसको टी एंगल दिखाया मैंने, जब 90 डिग्री से कम हो, जैसे 45, 60, 30 डिग्री, इनको हम लोग न्यून कोण कहेंगे। फिर आता है समकोण डिग्री। समकोण डिग्री जैसा आप देखते हो 90 डिग्री के एंगल को समकोण डिग्री कहेंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री में आपको एक चीज बताते हैं, राइट एंगल्स को आप यदि L परपेंडिकुलर M, आप एक सिंबल्स को देखें बेटे, ये सिंबल को मेंशन किया जाता है, इस सिंबल का ये मतलब जैसे L परपेंडिकुलर M, इसको पढ़ते हैं L और M एक दूसरे पर लंब हैं, L है M रेखा पर लंब है, यानी L रेखा ये हो गई और M रेखा ये हो गई बेटे, इसका मतलब हो गया L परपेंडिकुलर M यानी 90 डिग्री,
इसको हम समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहेंगे। फिर आता है अधिक कोण। अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसको अधिक कोण कहेंगे। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, क्लियर, 90 से बड़ी और 180 से छोटी हो उसको हम लोग कहेंगे 90 से बड़ी होनी चाहिए और 180 से छोटी हो तो उसको हम लोग ज़्यादातर 120 डिग्री जो फेमस एंगल है वो 120 डिग्री, 150 डिग्री, इनके बारे में डिस्कशन करना होता है हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटे। अधिक कोण के बाद हम लोग स्ट्रेट एंगल्स के बारे में। रुजु कोण, ये क्या होती है? स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल्स एक सरल रेखा होती है, एक लाइन पर एक तरफ का जो एंगल होगा, आप गौर करें मैंने क्या बोला है, ठीक है, एक लाइन पर एक तरफ का एंगल। एक तरफ का एंगल का मतलब हो गया जैसे ये पॉइंट है बेटे, है ना, पॉइंट यदि है तो आप अगर इस तरफ के एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये पूरी एंगल को हम रिज कोण कहेंगे, स्ट्रेट एंगल, ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर आप कहना चाहते हो तो आप जरूर कह सकते हो दिस एंगल ऑल्सो स्टैंड्स फॉर 180 डिग्री। एक तरफ के जो एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होता है, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। अगर ए है, ये बी है तो इसको ए बी एंगल को रिजु कोण कहा जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी एक सरल रेखा के बारे में डिस्कस है। रिफ्लेक्स एंगल, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या है बेटे? प्रतिवर्ती कोण एक ऐसा कोण होता है, प्रतिवर्ती कोण एक ऐसा कोण होता है जो 90 से बड़ा है बेटे, प्रतिवर्ती कोण जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, ठीक है। यानी एक ऐसा एंगल जो 180 से बड़ी हो और 360 से छोटी हो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल कैसे देखते हैं? अगर रिफ्लेक्स AOC, जैसा कि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ O और A, ये B है, ये एंगल है, ठीक है। आपको रिफ्लेक्स AOB पूछा जाता है बेटे, रिफ्लेक्स AOB। रिफ्लेक्स AOB का मतलब हो गया आप 360 डिग्री में इस एक्यूट एंगल को लेस कर देंगे, यानी AOB को जब लेस कर दोगे तब वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, प्रतिवर्ती एंगल, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालेंगे? जिस कोण को आप निकालना चाहते हो, जिसका प्रतिवर्ती निकालने, पहले उस कोण को निकाल लेंगे बेटे, ठीक है। उस कोण को निकाल के 360 से माइनस कर देते हैं, ठीक है, प्रतिवर्ती, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि AOB लेट करो, मान लीजिए कि AOB जो है वो 50 डिग्री है, तो प्रतिवर्ती कितना हो गया? रिफ्लेक्स AOB। रिफ्लेक्स AOB कितना हो जाएगा बेटे? 360 से आप 50 डिग्री लेस कर देना तो 310 डिग्री हो गया प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB। यानी AOB 50 डिग्री है तो रिफ्लेक्स AOB 310 डिग्री का होगा, ठीक है। हमेशा याद रखें रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 से 360 डिग्री को के बीच के एंगल को कहा जाता है। इसकी प्रेजेंटेशन उसको लिखा इस तरह से जाता है। चलिए रिफ्लेक्स एंगल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कंप्लीट एंगल के बारे में। बहुत सिंपल है बेटे, कंप्लीट एंगल यानी एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल को का सम। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल की जानकारी आपको ऐसे पढ़ने वाली है। कंप्लीट एंगल में मान लीजिए कोई पॉइंट है बेटे, ठीक है, अगर कोई पॉइंट है इसके चारों तरफ इस तरह से 4 एंगल्स हैं मान लीजिए, ठीक है ना, तो इस पे 4 एंगल्स हैं, तो इस पे चारों तरफ के जो एंगल है इनको हम सम करेंगे बेटे। जैसे कि ये x है, ये y, ये z एंड w, ठीक है, ये O पॉइंट है, ठीक है ना, ये O पॉइंट है मान लीजिए, तो आप जब सम करोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण के नाम से जानेंगे। एक बार सम अप करूं, एक पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल का सम है बेटे, उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। आपने स्ट्रेट एंगल्स के बारे में जाना, रिजु कोण के बारे में। रिजु कोण का मतलब एक लाइन है ऐसा, एक लाइन है ऐसा, तो इसके एक तरफ का सम जो है वो 180 होता है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? लाइन के एक तरफ का सम 180 होगा। इसी तरह एक पॉइंट के चारों तरफ के सम को जोड़ लेते हैं तो वो संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री बनता है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, पूरक एंड संपूरक, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, जिनका सम 90 डिग्री हो बेटे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x प्लस वाई
जिसके 90 हो तो इन दोनों को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उसको पूरक एंगल कहते हैं। ठीक है, पूरक एंगल को इस तरह से दिखाया जाता है आमतौर पे। ठीक है बेटे, देखिए ये चीज़ है, ये मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो और ये 60 डिग्री है, इन दोनों का सम मिला के अगर 90 डिग्री बनता हो तो उसको हम लोग पूरक एंगल कहेंगे। ठीक है, अगर आपको एक एंगल इसी तरह से, पूरक एंगल के बारे में इतना काफ़ी है, दो न्यून कोण मिलकर के एक समकोण बनाते हो तो उन दोनों पार्ट्स को अलग अलग पूरक एंगल कहेंगे। अगर आपको ये कहा जाता है कि एक एंगल 10 डिग्री है तो दूसरे का उसका पूरक एंगल क्या होगा, तो इसका मतलब आप 90 से 10 घटा लेंगे, 80 डिग्री मिलेगा आपको, वो पूरक एंगल कहलाएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, वेल आइए सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। ठीक है बेटे, सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया a प्लस बी, अगर 180 आता हो तो a और b को हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो एंगल्स का सम जिनका सम जो है 180 डिग्री आता हो तो उन दोनों पार्ट्स को हम लोग सप्लीमेंट्री कहेंगे। यानी 110 डिग्री एक एंगल है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, ये कहा जाए। यानी क्वेश्चनों में लिखा रहता है एक एंगल 110 डिग्री है तो उसका संपूरक एंगल कितना होगा मान लो, तो आपने समझ लेना है कि वो 70 डिग्री होगा, क्योंकि 110 और 70 मिलकर के 180 डिग्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री हमने समझ लिया। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो आइए हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल्स कितने तरह के होते हैं और उनमें आपस में क्या रिलेशंस होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा चलते हैं, देखेंगे। एडजेसेंट एंगल्स, देखिए एडजेसेंट एंगल्स जो है बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटे। एडजेसेंट एंगल जब दो एंगल साथ साथ हों बेटे, यानी एक वर्टेक्स होगा, दोनों एंगल्स का सेम वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगा। देखिए ये उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन आर्म एक होता है बेटे और दो नॉन कॉमन आर्म होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है, तो एक्स वाई आर एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण कहा जाता है, एडजेसेंट एंगल्स। एकदम से ज्योमेट्री नहीं आ रही है तो ऐसा एकदम से घबराहट से होते हैं, आसन कोण किसे कहते हैं, आसन कोण क्या होता है, आप पहली बार देख रहे हैं। तो आसन कोण का मतलब हो गया एक ही शीर्ष पर दो एंगल बनते हैं। ठीक है, दो कोण बनते हैं तो वो दोनों कोणों को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे, आसन कोण कहा जाता है। ठीक है, अब इसी तरह के बातों में अगर मैं कहूँ एडजेसेंट एंगल्स, देखिए अभी जो हमने पीछे देखा, ठीक है बेटे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी अब आगे आने वाला है, आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए रैखिक युग्म, इसमें आपको वो चीज जानने वाले हैं। रैखिक युग्म क्या है? रैखिक युग्म का मतलब हो गया बेटे एक पॉइंट है और एक लाइन है और उस पर एक रे है बेटे, OA रे ऑन BC लाइन। मान लीजिए BC एक लाइन है, OA लाइन उस पर स्टैंड करती है, यही डेफिनेशन होता है इसका। तो इन दोनों पार्ट का जो सम होगा बेटे, एक को A दूसरे को B कहते हो, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मतलब उन दो एंगल का सम जिनका जो एक लाइन पे हैं, ठीक है, और एक दोनों एडजेसेंट हैं। देखिए ये आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण क्यों बेटे? एक OA रे जो है दो एक लाइन को, एक एंगल को दो हिस्से में बांट रही है। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री में बनता हो। रैखिक युग्म ऐसे दो आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनके वो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। यानी जो नॉन कॉमन आर्म्स है बेटे, ये पॉइंट है, शीर्ष हो गया, वर्टेक्स हो गया बेटे, और जो बाकी दोनों रे हैं वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है ना, यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसी लाइन है जिस पर दूसरी लाइन उस पर टिकी हुई है, तो दोनों एंगल जो आसन्न कोण है यानी दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। रीजन हम रैखिक युग्म बोलेंगे और इसे इंग्लिश में लीनियर पेयर एंगल, शॉर्ट में LPA लिखा हुआ मिलेगा आपको, LPA लिखा करेंगे बेटे। ठीक है, लीनियर पेयर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसे कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इस पार्ट को कहेंगे बेटे।
दो लाइनें मान लीजिए ए बी सी डी है, ये ए बी और ये सी डी है, ठीक है बेटे। तो ए बी सी डी अगर है तो आपके पास देखिए ये दोनों जो हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर आप नोटिस करते हैं ये एंगल भी जो है वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम लोग मान लीजिए O देते हैं तो आप कहोगे क्या बेटे, BOC इज इक्वल्स टू AOD, देखिए सॉरी AOD इज इक्वल्स टू BOC, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण कहा जाता है। इसी तरह से आप बोल सकते हो AOC इज इक्वल्स टू BOD, ठीक है बेटे। रीजन वही है, जब भी दो रे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, बिल्कुल कैंची के शेप में होती हैं बेटे, आमने सामने की जो एंगल्स होंगी वो हमेशा इक्वल होंगी बिना किसी कंडीशन के। जब मैंने कहा बिना किसी कंडीशन के तो इसका क्या मतलब है आगे हम लोग देखने वाले हैं। आइए अब कुछ खास एंगल्स को देखेंगे जो बराबर से आपको परेशान करते रहे होंगे। आइए मैं आज आपकी परेशानी दूर कर देता हूँ, ठीक है बेटे। हम लोग 3 से 4 तरह के, अगले 2-3 तरह के खास एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे मेन पार्ट है आज के क्लास का। क्लियर? जैसे देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल एफ शेप को कहा जाता है। देखिए एफ शेप में जो एंगल होते हैं उसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है, ठीक है बेटे। मैं आपको समझाता हूं। देखिए दो रे हैं बेटे, दो लाइन है, उसको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तिर्यक रेखा। मान लो L एक लाइन है और M एक लाइन है, और N लाइन जो इस तरह से कहती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल को तिर्यक रेखा कहा जाता है, तिर्यक रेखा है ना, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी क्या, दो लाइनें हैं आपके पास, तीसरी लाइन उसको इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे। तो यहां आपको एफ शेप में जो एंगल्स मिलते हैं उसको संगत कोण कहते हैं बेटे। एफ शेप देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। एफ शेप इसको कहते हैं, देखिए ये रहा एफ शेप, ठीक है। तो एफ शेप में आपके पास जो एंगल है, देखिए ये एंगल और ये एंगल है, ठीक है। इस तरह से मैं अलग अलग फिगर बना लेता हूं, देखो आपके पास अलग अलग फिगर बनाता हूं। तो एफ शेप में जो एंगल्स होंगी मैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं पहले, ठीक है ना। तो आपने नोटिस किया होगा बेटे, देखिए ये एंगल है, एफ शेप में आया, देखिए उल्टा एफ दिख रहा है आपको, ये भी देखिए डायरेक्ट सीधा एफ दिख रहा है, इस तरह से ये उल्टा एफ दिख रहा है बेटे। तो ये एंगल्स जो हैं इनको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। एक तरह से ब्रैकेट की शेप में है, देखिए आप, ठीक है। तो इसको एफ शेप एंगल कहा जाता है। तो इनको पहचानना बहुत आसान होता है। जब भी दो लाइनें तीसरी लाइन से, यानी तिर्यक रेखा दो लाइनों को कट करती है एक तरफ, ठीक है, उस तिर्यक रेखा के एक ओर के दो एंगल्स, इसकी अगर लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहोगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। आप इसी तरह से यानी फिगर से आप आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। और इसी तरह से इनको भी, जैसे अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो इनको भी जो है, ठीक है, ये शेप भी जो है ये भी एफ शेप में आएगा। देखिए ये दोनों एंगल्स जो हैं बेटे ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप देख करके आप नोटिस कर लो। मैंने रेड लाइन से आपको दिखाया, एफ शेप दिख रही है आपको। एफ शेप के जो अंदर जो एंगल्स हैं बेटे इनको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, यानी संगत कोण, ठीक है। पहली बात, अभी मैं इसी समय एक बार बता देता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इनको, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तब होंगे जब लाइंस पैरेलल हों, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे पीछे मैंने बताया अभी आपको कि सम्मुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को इक्वल होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो वो ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान तो कर ली हमने, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तब होंगे जब लाइंस पैरेलल हों। बेटे इस बात को अच्छी तरह से जानें। दूसरी शब्दों में उसका रिवर्स भी होता है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो यानी संगत कोण बराबर हो तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे।
ठीक है, इस बात को आप समझ के चलना, बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर मैं अगर नाम मेंशन कर देता हूँ ए और बी, ए और एल एम, देखिए इसमें इस चीज को मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ, इफ एल पैरेलल एम, ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू इक्वल होगी। आप देखिए यहाँ हर एक जगह मैंने ए और बी मेंशन कर दिया, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने वाइस वर्सा लिखा, इसको कहते हैं वाइस वर्सा। बेटे दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो सत्य है। जैसे एल पैरेलल एम है तो संगत कोण बराबर होंगे, इसी तरह संगत कोण बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगी। तो इसमें एक कंडीशन होता है हमेशा, लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। लेकिन लाइंस पैरेलल हो या ना हो, बट ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाती हैं। क्लियर हो गया? इतना काफी है करस्पॉन्डिंग के बारे में। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस तरह के एंगल्स को कहेंगे बेटे? ये भी एक बहुत खास बात है। देखिए इसको कहते हैं जेड शेप्ड। आप इससे बहुत आसानी से पहचान पाओगे जेड शेप्ड है, ठीक है। देखिए जेड शेप अगर आपको मिलता है बेटे तो इसमें क्या है, जेड शेप कैसा बना, दिस वन इज द जेड शेप एंड दिस वन इज द जेड शेप। देखिए ये जेड शेप है, इसमें हमने कौन से एंगल्स को समझना है बेटे? देखिए ये एंगल है ये एंगल बी, ये एंगल है ए, दिस वन एज ए बी। बाकी जैसा कि नाम से जाहिर है एल एम एन, दो लाइनों को, ठीक है बेटे, दो रेखाओं को अगर कोई तीसरी तिर्यक रेखा अगर उसको प्रतिच्छेद करती, इंटरसेक्ट करती है, तो उसके जो दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाले एंगल्स यानी दोनों एंगल्स जो हैं तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ होंगे, ठीक है, और इंटीरियर होंगे, इसलिए एकांतर अंतःकोण कहा जाता है। मैं आमतौर पे एकांतर कोण कहा करता हूं, ठीक है, एकांतर अंतःकोण कहेंगे। ये दोनों अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो इक्वल होंगी। जैसे यहां भी यही चीज है, इफ एल पैरेलल एम देन ए इज इक्वल्स टू बी, ये होगा, ये कंडीशनल है। ये दोनों इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वे एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन लाइंस पैरेलल ना भी हो तब भी इसे हम को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा करेंगे, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, को इंटीरियर एंगल, स अंतःकोण, ठीक है बेटे। तो ये क्या चीज है, देखिए इसके बारे में मैं आपको बताऊं। वेल व्हाट वी हैव, हम यहां पर क्या देख रहे हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल। देखिए ये चीज है, आप बिल्कुल नोटिस कर पाएंगे, ठीक है, मैंने सेम कलर से रंग दिया। देखिए इसमें दो बातें हैं, अगर मैं आपको कलर दूसरा लूं, आई मीन कि जैसे तो को इंटीरियर एंगल किसे कहेंगे? को इंटीरियर एंगल इसको कहते हैं, जैसे देखिए ए और ये बी है बेटा, है ना, ये सी और ये डी है, ए एंड बी, ये दोनों को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। इस तरह से सी एंड डी ये भी को इंटीरियर कहलाएंगे, यानी एक तिर्यक रेखा के एक तरफ के दोनों अंदर के जो एंगल होंगे उनको अंतःकोण कहते हैं, सह अंतःकोण, ठीक है। इसी तरह से ये ए और बी है, ये सी और डी है, एक तरफ के कोण। और कंडीशन क्या है इस पे? कंडीशन इस पे देख लें, अगर a प्लस बी 180 हुआ करता है बेटे, a प्लस बी 180, ये तब इंप्लाई करेगा जब लाइंस पैरेलल हो जाएं। ये l और m अगर पैरेलल हैं तो इनका सम यानी को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होगा। वैसे 180 हो या ना हो, ये अल्टरनेट को इंटीरियर एंगल कहा जाता है, सहअंतःकोण कहेंगे इनको। लेकिन सहअंतःकोणों का योगफल 180 तब होता है जब दोनों लाइनें समांतर होंगी। समांतर लाइन तो समझते हैं ना, समांतर लाइन वो होती है जो कभी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, उसको समांतर कोण, समांतर रेखाएं कहती हैं। तो एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये इस तरह के दोनों एंगल्स का जो सम है उनका सम 180 होगा, ठीक है। छुटपुट एक आध डेफिनेशन और रहते हैं, बट ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं बेटे जो यूज़फुल हैं। मैं समझता हूँ कि तकरीबन मैंने ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे मैंने आपको समझा दिए, ठीक। अब वीडियो की लेंथ 20 मिनट की 25 मिनट की मैंने जानता नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार दोबारा 2 बार देख लें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।
और आगे की जो अपकमिंग वीडियोस मैं ज्योमेट्री पे बनाऊंगा उस पर आप इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, यानी आपको क्लास में बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, और सारे क्वेश्चंस आप कोई भी वीडियो देखें, कोई भी लेक्चर देखें, कोई भी बुक देखें, आपको सारी चीज़ें तकरीबन समझ में आने लगेंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी बेटे, शेयर करना, इसे लाइक करना, ठीक है। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, अभी ये सारे जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियोस है, शुरुआती वीडियोस, ताकि मैं आपको आगे की वीडियोस के लिए एक माने कि एक इनिशिएटिव्स ले लूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।